नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, यातायात लागत विधि। ये हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो हमारी यूनिट है फर्स्ट, उससे संबंधित कॉस्टिंग्स के बारे में आपसे बातचीत चल रही है। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बीकॉम भाग सेकेंड ईयर और एमकॉम एबीएसटी प्रीवियस ईयर विद्यार्थियों के लिए। बीकॉम भाग सेकेंड का पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एमकॉम एबीएसटी प्रीवियस ईयर के विद्यार्थियों का पेपर है एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो पूरा ध्यान से सुने। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, आपसे बातचीत कर रहा हूँ और आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। तो शुरू करते हैं। यातायात लागत विधि। कुछ व्यापारिक संस्थाएं माल को अथवा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की सेवाएं प्रदान करती हैं। ऐसी सभी संस्थाएं परिवहन संस्थान के रूप में जानी जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि कुछ जो संस्थाएं होते हैं वो माल को और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की सेवाएं प्रदान करती हैं और ऐसी संस्थाओं को हम परिवहन ट्रांसपोर्ट संस्थाओं के रूप में जानते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा परिवहन से संबंधित लागतों का एकत्रीकरण व वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रति इकाई लागत और कुल लागत ज्ञात की जा सके। इसके अंतर्गत जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उसकी प्रति इकाई लागत और कुल लागत को ज्ञात किया जा सके। यातायात में 3 प्रकार अर्थात जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग को भी सम्मिलित किया जाता है। परंतु जब हम जो हमारा चैप्टर है इस सेशन में हम केवल थल मार्ग में, जिसमें बस है, ट्रक है आदि की द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है तक हम इसको सीमित रखेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है। यातायात लेखांकन जो विधि है, लागत विधि है, उसको अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जो उद्देश्य की बात करें कि प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। उसके बाद सेकंड जो हमारा उद्देश्य है कि भाड़े की दर का निर्धारण करना। इसके माध्यम से हम भाड़े की जो दर होती है उसका निर्धारण कर सकते हैं। प्रदान की जाने वाली सेवाएं है उसकी प्रति इकाई लागत ज्ञात कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल व मरम्मत के व्ययों को ज्ञात करना और उन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना। पेट्रोल है, डीजल है और मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं उनको ज्ञात करना और उन पर हम नियंत्रण स्थापित करें, इसके प्रयास करना। प्रत्येक गाड़ी के जो खर्चे हैं का तुलनात्मक अध्ययन करना और लाभप्रद रूप से चलने वाली गाड़ियों का चयन करना। इसके माध्यम से हम ये तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है और कौन सी गाड़ी पर कम खर्चा आ रहा है। जिस गाड़ी पर खर्चा कम आ रहा है उसको हम चयन कर सकते हैं। गाड़ियों का लाभ उठाने वाले विभिन्न विभागों पर व्ययों को अभिभारित चार्ज करना। गाड़ियाँ का जो लाभ उठा रहे हैं उन सभी विभागों पर जो खर्चे हैं उनको अभिभारित, उनको चार्ज करना। विभिन्न मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की लाभप्रदता ज्ञात करना ताकि अलाभप्रद मार्गों पर गाड़ियों को न चलाए जाए। लाभप्रद जो मार्ग हैं उनका चयन करना और जो अलाभप्रद मार्ग हैं उन पर गाड़ियां न चलाने का फैसला करना। ये है हमारे उद्देश्य। इसके बाद बात आती है यातायात परिचालन लागत की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। किसी भी व्यवसायिक संस्था द्वारा यातायात परिचालन ज्ञात करने के लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं और उस प्रक्रिया में सबसे पहले है व्ययों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। किसी भी यातायात अथवा परिवहन संचालन सेवा से संबद्ध व्यवसायिक कंपनी द्वारा प्रत्येक गाड़ी के लिए एक लॉग बुक रखी जाती है। इस लॉग बुक में गाड़ी के परिचालन से संबंधित सभी प्रकार के खर्चों को विश्लेषण सूचनाएं इसमें लिखी जाती है।
ताकि इस बुक के अध्ययन से हम निम्नलिखित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें, जिसमें नंबर 1 है कि लॉग बुक का जो फर्स्ट पेज है उस पर गाड़ी का नंबर, गाड़ी को क्रय करने की तिथि, गाड़ी के निर्माण का वर्ष, गाड़ी का क्रय मूल्य और गाड़ी द्वारा माल अथवा यात्री ढोने की क्षमता, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कर तथा गाड़ी के बीमे की तिथि और प्रीमियम की राशि और गाड़ी का अनुमानित जीवन, तदनुसार गाड़ी पर ह्रास की राशि आदि का विवरण आपको मिल जाएगा। लॉग बुक का जो सेकंड पेज होता है उस पर गाड़ी के मरम्मत और अनुरक्षण यानी रिपेयर और मेंटेनेंस से संबंधित खर्चों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसी गाड़ी में कार्यरत स्टाफ कौन सा है, गैराज का किराया कितना है, गाड़ी की सर्विस क्लीनिंग पर खर्चे कितने हुए आदि की जानकारी मिलती है। लॉग बुक का तृतीय जो भाग होता है गाड़ी को चलाने के समय होने वाले व्ययों की जानकारी प्रदान करता है, जैसे पेट्रोल, तेल व ग्रीस, ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर की दैनिक मजदूरी आदि। प्रत्येक गाड़ी की एक लॉग बुक होती है जिसे 3 भागों में बांटा जाता है और इन तीनों भागों से प्राप्त होने वाली विभिन्न सूचनाओं को ऊपर वर्णन बताया जा चुका है। लॉग बुक के अतिरिक्त प्रत्येक गाड़ी की एक दैनिक लॉग बुक, जिसको डेली लॉग शीट भी कहते हैं, गाड़ी द्वारा प्रतिदिन की गई यात्रा और यात्रा में तय की गई दूरी, विभिन्न स्टेशनों के बीच की दूरी, प्रयोग में लाए गए पेट्रोल और डीजल और कार्यहीन काल की जानकारी आपको इससे प्राप्त हो जाती है। इसके बाद होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के संग्रहित जो परिचालन के खर्चे हैं उनका वर्गीकरण हम 3 भाग में करते हैं। ये मैंने अब पिछला जो हमारा एक कंटेंट था उसमें बताया था कि 2 और 3 भागों में हम इस पे कर सकते हैं, जिसमें संचालन अथवा परिचालन व्यय होता है, ऑपरेटिंग और रनिंग एक्सपेंसेस। ऐसे वे जो गाड़ी को गतिशील बनाए रखने अथवा गाड़ी को चलाने के लिए किए जाते हैं उसे संचालन अथवा परिचालन व्यय कहते हैं। अनुरक्षण व्यय यानी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, गाड़ी के अनुरक्षण व्यय से तात्पर्य उन व्ययों से होता है जो गाड़ी को ठीक दिशा में चलाने अर्थात चलाने योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार के व्ययों में मरम्मत, रिपेयर, सर्विस चार्जेज, टायरों की घिसाई, गैरेज आदि का किराया इसमें शामिल किया जाता है। स्थायी व्यय, फिक्स्ड चार्जेस, गाड़ी से संबंधित कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो प्रत्येक दशा में चाहे वह गाड़ी चलाई जाए अथवा नहीं। इस प्रकार के व्ययों में बीमा कराने की प्रीमियम, लाइसेंस, अन्य कर, सड़क कर आदि का ह्रास, ड्राइवर, क्लीनर का वेतन, यदि इनमें मासिक आधार पर दिया जाता है तो हम इसमें शामिल करेंगे। कुछ खर्चे हम स्थायी खर्चे होते हैं जिनको हम इसमें शामिल करेंगे, जैसे बीमा का प्रीमियम है, लाइसेंस तथा अन्य जो कर होते हैं, सड़क पर रोड टैक्स जो इसको बोलते हैं, और इसका ह्रास है, ड्राइवर और क्लीनर का वेतन है, मासिक आधार पर है तो उसको शामिल करेंगे, डेली आधार पर इसको शामिल नहीं करेंगे। व्ययों के उपयुक्त वर्गीकरण के स्थान पर गाड़ी से संबंधित व्ययों का विभाजन स्थायी और परिवर्तनशील व्ययों के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे मैंने शुरू भी बताया था 2 प्रकार से और 3 प्रकार से। 2 प्रकार से यानी स्टैंडिंग चार्जेज और वेरिएबल चार्जेज, और 3 प्रकार से ऑपरेटिंग और रनिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और फिक्स्ड चार्जेज। गाड़ी को चलाने के संबंध में किए जाने वाले व्यय पूर्णतः परिवर्तनशील व्यय माने जाते हैं, और जबकि गाड़ी के न चलने की दिशा में होने वाले वे गाड़ी की मरम्मत, अनुरक्षण व्यय को स्थायी व्यय के रूप में माना जाता है। मरम्मत व अनुरक्षण व्ययों का कुछ हिस्सा परिवर्तनशील और कुछ हिस्सा स्थायी व्ययों की प्रकृति का हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्ययों के परिवर्तनशील भाग को अन्य परिवर्तनशील भाग के साथ तथा स्थायी भाग को अन्य स्थायी खर्चों के साथ जोड़ दिया जाता है। विद्यार्थियों की 2 विधियों में से कोई एक विधि अपनानी चाहिए, परंतु जो सेकंड जो विधि है वो अधिक लाभप्रद और आसान है, सुविधाजनक है। लागत इकाई का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट यूनिट, किसी भी गाड़ी की परिचालन लागत की उचित गणना करने के हेतु उपयुक्त लागत इकाई का चयन करना अति आवश्यक है। गाड़ी की दशा में मिश्रित इकाई का भी प्रयोग किया जाता है, यानी बस
अथवा रेल की दिशा में ये इकाई प्रति किलोमीटर, ट्रक जो ढोने के काम करता है टन किलोमीटर हो सकती है। इकाई लागत का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट यूनिट। किसी भी गाड़ी की परिचालन लागत की उचित गणना करने हेतु एक लागत का चयन करना आवश्यक होता है। गाड़ियों की दिशा में मिश्रित का भी प्रयोग किया जा सकता है। बस अथवा रेल की दिशा में प्रति इकाई किलोमीटर, और बस या ट्रक जो माल ढोने के काम आता है टन किलोमीटर होता है। टन किलोमीटर को ज्ञात करने के लिए सामान्यतः दो विधियां प्रचलित है। वाणिज्यिक टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। इस विधि में गाड़ी द्वारा तय की गई संपूर्ण यात्री को एक यात्री मानकर उसकी कुल दूरी ज्ञात की जाती है तथा यात्रा के दौरान ढोने वाले माल के भार का औसत ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात कुल दूरी अथवा भार के औसत का आपस में गुणा करके गाड़ी के वाणिज्यिक टन किलोमीटर ज्ञात किए जाते हैं। वापस से बता देता हूँ कि संपूर्ण यात्रा को एक यात्रा मानकर उसकी कुल दूरी याद कर ली जाती है और यात्रा के दौरान ढोए जाने वाले माल का औसत ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात कुल कितनी दूरी है और भार का औसत जो ज्ञात किया जाता है को दोनों को गुणा करके वाणिज्यिक टन किलोमीटर ज्ञात कर लिए जाते हैं। और सेकंड जो होता है वो परिशुद्ध टन किलोमीटर होता है, एब्सोल्युटली टन किलोमीटर। इस विधि में गाड़ी द्वारा तय की गई संपूर्ण यात्रा को एक न मानकर प्रत्येक स्टेशन की दूरी, उनके मध्य ढोए जाने वाले माल को ध्यान में रखकर टन किलोमीटर ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझे तो एक ट्रक ए स्टेशन से बी स्टेशन तक 5 टन के साथ माल को ले जाता है। दोनों के बीच 50 किलोमीटर दूरी है, तो इस दशा में टन किलोमीटर हो गए 250। कैसे 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि स्टेशन की दूरी है 5 ए स्टेशन से बी स्टेशन तक 5 टन का भार माल को ले जाया गया और दोनों के बीच की जो दूरी है वह 50 किलोमीटर है, तो 250 होगा। इसी प्रकार वापसी बी से ए तक बिना किसी माल आता है तो परिशोधन आपका कितना होगा, 50 किलोमीटर चला लेकिन माल कितना लाया, कुछ नहीं लाया तो 0। परंतु ये कहना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि एक ट्रक द्वारा न चलाने की दिशा में भी टन किलोमीटर 0 ही होता है, जबकि उपयुक्त विधि द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। अतः ये विधि का एक दोष है और इसी कारण से वाणिज्यिक टन किलोमीटर का अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस विधि में समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सार्थक वाणिज्यिक टन किलोमीटर विधि सरल और अधिक व्यवहारिक है। एब्सोल्यूटिक टन किलोमीटर को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। वाणिज्यिक टन किलोमीटर की जो विधि है इसको यूज किया जाता है। इसमें संपूर्ण जो यात्रा है उसकी दूरी याद कर ली जाती है और यात्रा के ढोने वाला माल है उसका औसत ज्ञात किया जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम परिवहन लागत विधि के माध्यम से लागत ज्ञात करते हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक इसको देखेंगे और शेयर करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों का इसको लाभ मिल सके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।